Namaskar bachcho, I am back again. A very dear student of mine has requested me to make a video on tenses. So soon I'll be shooting for the video of tenses. But before we go to tenses, we need to understand what a sentence is and what are their types. So the very first chapter that we are going to cover in our grammar classes is sentence and its types. So if we talk about a sentence, we come across many definitions. बहुत सारी definitions मिलती हैं हमें मार्केट के अंदर कि एक सेंटेंस होता क्या है. अगर हम सेंटेंस की बात करें तो हमें जनरली क्या सिखाया जाता है कि कोई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, मीनिंगफुल होगा, बस वही एक सेंटेंस है. तो ये डेफिनेशन सही है पर पूरी तरह सही नहीं है. इट्स इनकम्प्लीट डेफिनेशन. रीजन इज, इसमें एक एस्पेक्ट और है जो हमें जोड़ना रहता है. अब वो क्या है वो देख लेते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन, लेट्स सी द डेफिनेशन प्रॉपर्ली. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फॉर श्योर द पैरामीटर इज करेक्टेड. ये हमने ले लिया कि ये होता है फॉर श्योर. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is sensible or which makes sense and which is grammatically correct. That is called ए सेंटेंस. तो सेंटेंस क्या होता है? ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होगा, वो मीनिंगफुल भी होगा, उसकी सेंस भी समझ हमें आएगी. लेकिन अगर उसका जो फॉर्मेशन है वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है तो वो एक प्रॉपर सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा. तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा सेंटेंस क्या है. तो इसको मैं एक बार हिंदी में बता देता हूं कि शब्दों के समूह को जो अपना कोई मतलब बताए और जो ग्रामर के अकॉर्डिंग सही भी हो, वो एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है, एक करेक्ट सेंटेंस कहलाता है. क्योंकि हम ग्रामर कर रहे हैं तो हमको हर चीज करेक्टली लेके चलनी पड़ेगी. अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की. अगर हम इसके बात करें इसके टाइप्स की, तो जो पहला टाइप है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस. ये इसके टाइप्स हम स्टार्ट अब कर रहे हैं. असर्टिव सेंटेंसेस कुछ नहीं होते, ये सिंपली कॉम्बिनेशन होते हैं दो टाइप के सेंटेंसेस के, जिनको हम बोलते हैं अफर्मेटिव और दूसरा हम बोलते हैं नेगेटिव. अफर्मेटिव स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टैंड्स फॉर ऑलवेज नेगेटिव. तो यानी कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं और जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, दोनों ही वाक्य जो होते हैं असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा. आई ईट एन एप्पल, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है. अगर मैं बात करूं नेगेटिव की तो मेरे को यहां पे नॉट यूज करना पड़ेगा. सो आई डू नॉट ईट एन एप्पल. ये सिंपल सी कैटेगरी है और सिंपल सा टाइप है सेंटेंस का फर्स्ट. तो हमको ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना है कि अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. अब बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की. जो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है वो हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बड़ी खास चीज है कि लोगों को ये कंफ्यूज करता है. रीजन है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता होते क्या है. हिंदी में अगर हम बोले तो इनको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोल सकते हैं.
प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जिसमें प्रश्न पूछा जाए, और जहां प्रश्न पूछा जाएगा वहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। और इसकी एक और क्वालिटी होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा, यानी कि उसमें नॉट तो यूज होगा ही, उसके अलावा भी दो यूज होते हैं। एक होते हैं जो सेंटेंसेस यस नो वाले होते हैं, दूसरे होते हैं WH वाले। अगर हम बात करें यस नो वाले सेंटेंसेस की, अगर हम आपसे पूछते हैं, कोई भी आपसे पूछता है डू यू नो हिज नेम, तो सेंटेंस का सिंपल सा हिंदी में मतलब है क्या आप उसका नाम जानते हो। तो इसका जवाब किस में दोगे, या तो हाँ में दोगे या ना में दोगे। तो ये वो कैटेगरी है। और इस कैटेगरी की स्पेशलिटी क्या है कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं यस नो वाले, दे ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये क्या होते हैं ये हम आने वाले चैप्टर्स में डेफिनेटली करेंगे, और हो सका तो शायद आज ही के चैप्टर में इसको कर लेंगे। दूसरे जो WH वाले होते हैं उनका जवाब हाँ ना में नहीं दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए वेयर डू यू लिव, कि आप कहां रहते हैं, एंड प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई हैंड राइटिंग, इट्स वेरी पुअर आई नो, ठीक है। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, इसकी हिंदी होती है कहां। तो आप इसका जवाब हाँ ना में नहीं दे सकते। तो स्पेशलिटी क्या हो जाती है यहां पर कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होते हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा गया होता है उसकी जो इंग्लिश होती है, WH वाले जो वर्ड्स होते हैं उनसे स्टार्ट किया जाता है। दैट इज इंट्रोगेटिव फॉर यू। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के सेंटेंसेस की, जो होते हैं, थोड़ा सा ये बोर्ड हमको छोटा यूज में आ रहा है, बट कोई नहीं, हम स्टार्ट तो कर रहे हैं एटलीस्ट। तो हर्ष और हर्षिता, तीसरा कौन सा टाइप है? असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, एफर्मेटिव तो उसी में था। तीसरा कौन सा टाइप है, याद करके बताओ। ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कह सकते हैं उनको, इच्छा सूचक वाक्य, यानी जो इच्छा बताए। तो बेसिकली इसमें जो चीजें यूज होती हैं वो विश यानी इच्छाएं, ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद, कर्स यानी बद्दुआएं। तो जब भी आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो ये सेंटेंसेस का यूज होता है। तो अगर हम बात करें तो ये सेंटेंसेस हमेशा मे से स्टार्ट होते हैं। Whenever you express any wish or blessings or any curse, you always start your sentence with may. For example, कोई आपको wish, आपके लिए विश कर रहा है, may you live long, तो वो आपको blessing भी दे रहा है साथ साथ। कभी कभी हम हिंदुस्तानी गुस्से में आ जाते हैं तो हम बोल देते हैं एक्सीडेंट में मरेगा, may he die in an accident, तो ये कर्स हो गई, ठीक है। तो ये आपका थर्ड टाइप है ऑप्टेटिव। फोर्थ है इंपैरेटिव। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इनको हम बोलते हैं आज्ञा सूचक, यानी मोस्टली आज्ञा होती है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ऑर्डर भी होगा, इसके अंदर सजेशन भी होगा, यानी सुझाव भी दिए गए होंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, जनरली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं ऑब्जेक्ट, इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो देखो होता क्या है,
जब ऑर्डर दिया जाता है तो बोलते हैं ना, गो आउट ऑफ माई साइट। शट द डोर। अच्छा, एक चीज मैं जो बताना भूल गया, दैट ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं और एक्सक्लेमेशन साइन से खत्म होते हैं हमेशा। और आज मॉडर्न इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन साइन यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दे आर यूज्ड। तो ये दोनों आपके ऑर्डर हैं। सजेशन में जैसे सजेशन आएगा बोल दिया जाता है लेट्स गो आउट टू प्ले, आओ बाहर चलें खेलने के लिए। तो ये सब क्या है, सजेशन है। तो जब भी सजेशंस दिए जाते हैं तो लेट अस का यूज किया जाता है। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो गए हैं। अब लास्ट वाला हम कर लेते हैं, बहुत कम यूज में आता है वो, बट इफ यू बिकम अ प्रो इन इंग्लिश स्पीकिंग, if you become perfect in that, and if you join a company where people are speaking in English, you may use this type of sentence. तो ये सब यूज किया जा सकता है। 5th जो आता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? विस्मय बोधक वाक्य, हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य, यानी कि जिसमें सडनली आपके मुंह से कोई वर्ड या सेंटेंस जब निकल जाता है तो वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। जनरली देखिए, जैसे मान लीजिए इंडिया मैच जीत गई, आपने देखा मैच जीत गई, अचानक से आपके मुंह से निकलेगा हुर्रे, इंडिया वन द मैच। मान लीजिए आपको कोई खबर मिलती है बुरी, ठीक है, अलास, SSR इज नो मोर, कि SSR अब जिंदा नहीं है। तो ये एक्सक्लेमेशन के साइन होते हैं। ये वर्ड वाले हैं। अब जैसे व्हाट अ ब्यूटी, यहां पे सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्टेटिव की और एक्सक्लेमेटरी की, तो फर्क क्या? ऑप्टेटिव में मे से स्टार्ट होते हैं, इसमें जो आपको सडनली जो आप बोलना होता है वो बोल देते हैं, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। दैट शोज कि ये अचानक से बोले गया वाला सेंटेंस या वर्ड है। होपफुली आपको सेंटेंस और इसके टाइप्स समझ आ गए होंगे। नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या आपको समझ नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो बनाने के लिए। अब हम इसी के साथ ही एक चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, जिसको हम आज शायद पूरा नहीं कर पाएंगे, बट स्टार्ट कर लेते हैं। टेंसेस। तो बच्चों, टेंसेस से क्या समझते हो आप लोग? क्या होते हैं टेंसेस? क्या आपको बताया गया है टेंसेस के बारे में? क्या जानते हैं? कोई आइडिया नहीं? टेंसेस होते हैं टाइम, यानी कि समय। और समय की अगर हम बात करते हैं, समय 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक जो अभी है, प्रेजेंट, एक जो बीत गया, यानी अब से 1 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 5 दिन पहले, एक जो अब आने वाला है। तो वो 1 मिनट बाद भी है कि हमें पता नहीं क्या है। ठीक है, तो जो टेंसेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज प्रेजेंट, सेकेंड इज पास्ट, थर्ड इज फ्यूचर। और इन तीनों टाइप में 4-4 हिस्सों में टेंसेस को बांटा गया है। यानी कि 4 बनेंगे आपके प्रेजेंट के, 4 बनेंगे पास्ट के और 4 फ्यूचर के। तो टोटल 12 टेंसेस है। ठीक है, 12 के अलग अलग रूल है, 12 की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है। और क्योंकि हम ट्रांसलेशन मेथड से चलेंगे तो बड़ा इजी भी रहेगा आप लोगों को समझने के लिए।
अब अगर हम बात करें कि इनके चार टाइप क्या होते हैं, तो चारों के टाइप बड़े कॉमन है, बस टेंस का नाम चेंज हो जाता है। इंडेफिनिट, जिसको जनरली सिंपल टेंस भी बोला जाता है। अगर हम यूज करें प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो उसको हम प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल टेंस, तो वो भी होता है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बच्चों ये होती है, लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग के अंदर। थर्ड होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं इसके बारे में कि इंडेफिनिट में क्या होता है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए इसको। इंडेफिनिट में जनरली क्या बताया था, इंडेफिनिट टेंसेस में जनरली क्या होता है कि आपकी हैबिट की बात होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात होती है, फैक्ट्स की बात होती है। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो इंडेफिनिट की कैटेगरी में आता है, डिपेंडिंग ऑन द टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, लगातार चल रहा है। जनरली सिखाया जाता है कि लास्ट में रहा है, रहे, रही आएगा तो कंटिन्यूअस होगा, बट ऐसा कुछ रूल फिक्स्ड नहीं है इसका। ये एक आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है, पहचान करने का तरीका है, बट हमको सेंटेंस सुन के, पढ़ के, बोल के समझना भी आना चाहिए कि काम सच में कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं चल रहा। परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट कोई भी चीज जब परफेक्ट हो जाती है, यानी कि उसने वो काम खत्म कर लिया तभी वो परफेक्ट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई राजू है और हम बोले राजू इज परफेक्ट इन इंग्लिश, इसका मतलब क्या है, राजू ने इंग्लिश सीखना खत्म कर दिया, इंग्लिश सीखना या इंग्लिश बोलना सीख गया है, इंग्लिश बोलने का काम वो खत्म कर चुका है, सीखने का काम तो परफेक्टली खत्म कर चुका है, तो वो परफेक्ट में आता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है कि कंटिन्यूअस पढ़ के तो हमें समझ तो आता है कि काम लगातार चल रहा है, और परफेक्ट में तो यानी काम खत्म भी हो गया। ऐसा थोड़ी होता है कि काम खत्म भी हो जाए, चल भी रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि काम लगातार चल रहा है, काफी समय से चल रहा है, और वो कब खत्म होगा, सूनर लेटर, वो अभी एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, बट जल्दी खत्म होने की संभावना होती है, खत्म होने की गारंटी नहीं होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। एक बड़ा छोटा सा रूल और कर लेते हैं जो ऑलमोस्ट हर टेंस में बड़ा यूजफुल होने जा रहा है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रास, जिसको कुछ लोग रिमेनिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग अदर्स भी बोलते हैं। बात करते हैं सब्जेक्ट की। एक सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, कोई आइडिया? डूअर ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर की हिंदी होती है कर्ता। और अगर हम इसको और थोड़ा एक्सप्लेनेशन में लेके जाए, डिटेल में लेके जाए, तो कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। अब इसको समझेंगे कैसे। वर्ब यहां पे दो टाइप की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी होती है डू, डज, इज, एम, आर एक्सेट्रा। और मेन वर्ब होती है जिसका मतलब हिंदी में होता है काम, यानी कि इसको हम दूसरे शब्दों में बोले तो क्रिया। वाक्य में जो भी काम हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, उसको बोलते हैं मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर हम वाक्य में देखें कि ऑब्जेक्ट ढूंढना है हमको, तो उसका तरीका क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा जो हम लिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट एक एक्स्ट्रा है, या जो हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एक एक्स्ट्रा है। ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, हमें वर्ब से क्वेश्चन करना होता है। दो क्वेश्चन करने होते हैं, व्हाट एंड whom, क्या या किसको। अगर वर्ब इन दोनों का रिप्लाई देती है तो वो ऑब्जेक्ट, वो वर्ड ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर वो वर्ड जो होता है, वर्ब से जो वो क्वेश्चन किया जाता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो अगर वो रिप्लाई दे रही है इन दोनों का या इन दोनों में से एक का, तो वो ऑब्जेक्ट है। और जो बच जाता है सेंटेंस के अंदर, इसके इन तीन के अलावा, वो सब एक्स्ट्रास में आते हैं। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं बड़ा अच्छा सा।
बच्चे मिठाई खाना चाहते हैं, ठीक है। बच्चे रोज खाते हैं। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को नोट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि काम करने वाला, वाक्य में जो काम हो रहा है उसको करने वाला। तो अगर हम देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर क्या काम हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा चाहने का काम हो रहा है। अब चाहने का काम कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हो जाएंगे सब्जेक्ट। और जो काम है, जो वर्ब है, वो है चाहना, यानी क्रिया हमको मिल रही। अब हमको ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए क्या करना होता है? क्रिया से सवाल करना होता है। चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं? तो मिठाई खाना चाहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे बच्चे रोज खाते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब तो हमको पता है, लेकिन अगर हम पूछेंगे क्या खाते हैं, तो रोज तो कोई डिश तो है नहीं खाने के लिए, फल फ्रूट नहीं है, कोई मिठाई नहीं है, तो रोज जो होगा वो हो जाएगा एक्स्ट्रा। उम्मीद है आप लोगों को आज ये जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है सेंटेंस का, टेंसेस का, आपको समझ आया होगा। अब हम अगली क्लास में, यानी कि चैप्टर 3 में, क्लास 3 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताएं, और अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। सिर्फ मोटिव यही है और कोई मोटिव नहीं है। थैंक यू सो मच।